हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। एंड ये जो लेक्चर सीरीज़ है इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और आज का जो चैप्टर है ये है वर्क पावर एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन, और इसका ये फर्स्ट पार्ट है। ओके, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, सो दैट हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि नीट एक्चुअली पूछता क्या है। ओके, सो दैट हमारी जो स्टडीज़ है वो नीट से अलाइन हो सके, ना उससे बहुत ज़्यादा कम पढ़ना है, ना ही उससे बहुत ज़्यादा पढ़ना है। राइट? ओके, बहुत ही भी कम नहीं पढ़ना है और बहुत भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, तो आपको एक फ्लेवर मिलता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जो इस साल नीट के लिए अपियर हो रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही ज़रूरी है एंड टाइम में, और जो नेक्स्ट ईयर भी करेंगे या उसके नेक्स्ट ईयर भी करेंगे तो आपको हर एक चैप्टर के एंड में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करने चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद today's lecture. The first question is, consider a drop of rain water, okay, drop of rain water having mass 1 gram. देखो मास 1 ग्राम गिवन है, मैं लिखता जाता हूँ क्या क्या गिवन है। मैं पेन का कलर पहले चेंज कर लूँ। ओके, सो तो मेरा मास लिखा हुआ है मास ऑफ 1 ग्राम, राइट? मास ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम को मैं 1/1000 kg लिख देता हूँ, राइट? और कितनी हाइट से गिर रहा है? 1 किलोमीटर से गिर रहा है, राइट? तो 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर से गिर रहा है। ओके, इट हिट्स द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। तो हाइट भी दे दिया और स्पीड भी दे दिया। ओके, टेक जी कांस्टेंट, और जी की वैल्यू इन्होंने कहा है कि आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताइए, ये लिखना है आपको। Now we need to find out what is the work done by gravitational force and what is the work done by resistive force. Okay, तो इन्होंने resistive force भी मान लिया। यानी सपोज मान लीजिए ये ड्रॉप है, ओके, और ड्रॉप यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। ओके, यहाँ आया और इसने h हाइट मीन्स 1 किलोमीटर ट्रेवल की है और इसका मास m था। जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो जब h हाइट नीचे आ गया मीन्स 1 किलोमीटर नीचे आ गया, तो इन्होंने इसकी फाइनल वेलोसिटी आपको दी है 50 मीटर पर सेकेंड, राइट? 50 मीटर पर सेकेंड गिवन है हम लोगों को। ओके, अच्छा, आप लोग फिर से मैं याद दिला देता हूँ, हर एक क्वेश्चन के बाद रुक के खुद से सॉल्व कर लिया करो और फिर डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो ताकि आपको फ़ायदा हो। ओके, तो हम लोगों को पहला जो काम है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के यहाँ पे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। या तो आप पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ले सकते हो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, राइट? या आप बिकॉज यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट फोर्स है, तो उसके तरफ भी निकाल सकते, दोनों तरह से निकाल सकते हो। चलो फोर्स के तरह से देखते हैं। कांस्टेंट फोर्स में वर्क डन क्या होता था? F.S, राइट? ये होता था फॉर कांस्टेंट फोर्स ओनली, राइट? यहाँ पे देखो mg किधर लग रही होगी? नीचे लग रही होगी, राइट? और ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है, तो इजंट इट ये जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट हो जाती, राइट? तो फोर्स भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो आप Fs इसको क्या लिखते हैं? Fs cos 0, cos 0 1 होता है, तो F इंटू एस, और F क्या है आपका? mg है, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या h है, तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाती। और m की वैल्यू लिख देते हैं 1/1000। सब SI में मैं लिखता जाऊँगा तो मैं बाद में एक ही बार यूनिट रख दूँगा। g की वैल्यू 10 है और h की वैल्यू भी हमें 1000 दिया हुआ है, तो देखो 10 आ रहा है और वर्क की SI यूनिट होता है जूल। तो ये प्लस 10 जूल है, इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? प्लस 10 जूल है, माइनस 10 जूल नहीं आया, राइट? तो ये देखो यहाँ हमारा 10 जूल दिख रहा है, राइट? तो यहीं से मेरा आंसर सॉल्व हो जाता है। ओके, मुझे पता है कि इसका आंसर डी होगा। ओके, मुझे सेकेंड पार्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप भी इतना कॉन्फिडेंट रहोगे एग्जामिनेशन में तो आप सेकेंड पार्ट सॉल्व किए बिना आगे बढ़ सकते हो। ओके, अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। तो इन्होंने पूछा वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स किधर होगा? तो आप जानते हैं कि रेजिस्टिव फोर्स तो ऊपर ही लगेगा, राइट? रेजिस्टिव फोर्स ऊपर ही लगेगा, तो ऊपर की तरफ रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तो ऑब्वियसली वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स क्या होता है? आप देखो F.S लिखते हैं Fs cos थीटा, और यहाँ थीटा क्या हो जाता है? 180 हो जाता है। तो मीन्स वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स नेगेटिव ही होगा, इतना मैं श्योर हूँ, उसकी मैग्नीट्यूड जो भी आए। बट Fr हमें पता नहीं है कि ये कितनी है। ओके, तो मुझे यहाँ पे बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करना होगा। क्या यूज़ करना होगा? वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, तो इसमें जो भी वर्क डन, जो भी फोर्सेस का वर्क डन है वो सब लिखना होता है। तो आप ड्रॉप, आपने सिस्टम किसको मान लेंगे इसमें? ड्रॉप को, है ना? मन में यही करते रहते हैं, ड्रॉप को मान लिया। आपको फ्रेम ही लेना होता है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे क्या लूँगा? फ्रेम, ग्राउंड लूँगा।
है ना। ऑब्वियस है, ग्राउंड भी हम लोग ज़्यादातर समय लेते हैं। तो कौन कौन से वर्क फोर्सेज लग रहे हैं ड्रॉप पे, उन सब का वर्क डन लेना है। तो वर्क डन बाय एम जी, तो मैंने जी लिख दिया। वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स एफ आर लिख दिया, है ना। ये दोनों एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, ड्रॉप एक पॉइंट की तरह होता है, इंटरनल फोर्सेज का वर्क डन 0 हो जाएगा, राइट। और मेरा ग्राउंड है तो सूडो फोर्स का वर्क डन निकालना नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ड्रॉप स्टार्ट में गिरना शुरू हुआ था, यू 0 थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, राइट। चलिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी मैंने 10 निकाल दी है, वर्क डन बाय एफ आर निकालना है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। तो हाफ मास गिवन है 1/1000 kg है, और फाइनल वेलोसिटी गिवन है मुझे कितनी थी, 50 मीटर, राइट। 50 मीटर थी फाइनल स्पीड, तो 50 का स्क्वायर हो जाता 2500, राइट, है ना। अब आप यहाँ पे मैं थोड़ा लिख देता हूँ, 10 प्लस वर्क डन बाय एफ आर इज इक्वल टू, आप लेफ्ट साइड से सॉल्व करेंगे, देखिए तो ये 2.5/2 मीन्स 1.25 हो जाता, 1.25, राइट। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स हो जाती -8.75 जूल, ओके। तो मेरा आंसर ऑब्वियसली मुझे पहले से पता था डी होगा, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके ही पता चल गया था, बट मैंने पूरा सॉल्व करके आपको समझा दिया। आई होप समझ में आया आपको, ओके। तो वर्क एनर्जी थ्योरम इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको वो समझ के रखना पड़ता है, और ये वाला इक्वेशन आपको लिखना पड़ता है। अलग अलग तरह के फोर्सेज होंगे, अलग अलग तरह से आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द क्वेश्चन। चलिए पहले देख लेते हैं। मास 1 kg, बॉडी ऑफ मास 1 kg बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ टाइम डिपेंडेंट फोर्स। आपको एक फोर्स वेक्टर लिखा हुआ है, देखो बोल्ड लिखा है, आप एरो लगा के लिखते हैं हम लोग, ओके। वेयर आई जे आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, ऑब्वियस है। व्हाट पावर विल बी डेवलप्ड बाय द फोर्स एट टाइम टी, मतलब पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा आपको। क्या क्या गिवन है, देखो मास 1 kg गिवन है, राइट। आपको फोर्स वेक्टर गिवन है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, राइट। न्यूटन में है, मैं न्यूटन लिख देता हूँ अलग से। और मुझे क्या निकालना है, पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन, राइट। तो पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मीन्स किसी एक इंस्टेंट पे पावर पूछा, राइट। तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस पावर, ओके। इंस्टेंटेनियस पावर के लिए आप एक ही चीज़ जानते हैं, इट इज़ एफ डॉट वी, राइट, एफ डॉट ए, है ना। यही कहते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर, राइट, या dw/dt भी कहते हैं, बट यहाँ पे हमारा इसी से सॉल्व हो जाएगा, तो हम लोग एफ डॉट बी कहते हैं पावर की वैल्यू। तो वही पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता करना है, राइट। इनिशियल पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, है ना। बिगिंस टू मूव मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। जब भी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तो जिधर फोर्स जाता है उधर से पार्टिकल चलने लगता है। तो आप देखोगे इफ़ इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो आप फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर की जो एंगल होगी वो 0 हो जाएगी। ये सब छोटी छोटी बातें पे ध्यान देना है आपको। तो ये आप लिखते एफ वी कॉस थीटा, राइट, एफ वी कॉस थीटा लिखते, कॉस 0 हो जाता, कॉस 0 1 होता है, यानी पावर निकालना है तो एफ इंटू वी निकालना है आपको, ओके। एफ इंटू वी निकालना है, यानी फोर्स तो आपको टाइम का फंक्शन दिया हुआ ही है ना, ओके। तो मुझे वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। अच्छा, ये फंक्शन की ज़रूरत हो तो इसकी डिस्कशन की ज़रूरत भी नहीं है, इसके बिना भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब फोर्स में मास से डिवाइड करोगे तो एक्सलेशन वेक्टर आ जाएगा, देखो ध्यान से, फोर्स विल बी एक्सलेशन विल बी फोर्स बाय मास। तो ये मास तो 1 kg है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, राइट। कैन आई राइट इट इज एक्सलेशन का x कंपोनेंट है और ये एक्सलेशन का y कंपोनेंट, राइट। तो कैन आई राइट ax इज इक्वल टू 2t, राइट। और ax को आप क्या लिख सकते हैं, dvx/dt। कुछ रटने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल बेसिक इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है एग्ज़ाम में। मैं देखो आपको हर एक डिस्कशन में आपने देखा है कि इंटीग्रेशन तो आ ही जाता है, राइट। अब यहाँ कांस्टेंट 2 है, बाहर कर देता हूँ पहले से ही। t=0 पे वेलोसिटी 0 थी और t=t पे वेलोसिटी vx है, राइट। तो vx निकाल लेते हैं। तो आप इसको इफ सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड तो vx हो जाएगा और ये हो जाएगी t स्क्वायर इफ आप सॉल्व करेंगे। तो vx मुझे पता चल गया यहाँ से। अब आते हैं हम लोग vy पे। तो उसके लिए ay लिख लेते हैं। ay इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 3t स्क्वायर, राइट। ay को क्या लिखते हैं आप, dvy/dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। और अच्छे सॉल्व करते जाते हैं। dvy इज इक्वल टू 3t स्क्वायर इंटू dt लिख देते हैं, राइट।
इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन, आप जानते होंगे। टी इज इक्वल टू 0 पे वी वाई भी 0 थे, रेस्ट पे ही था पार्ट पे। टी इज इक्वल टू टी पे वेलोसिटी मान लो वाई, वी वाई लिख लेते हैं। यहाँ सॉल्व करेंगे, वी वाई की वैल्यू मुझे यहीं पे एक साथ लिख देता हूँ। यहाँ मुझे मिल जाएगी वी वाई की वैल्यू 3t³/3 मीन्स t³ हो गई, राइट। तो मैं वेलोसिटी वेक्टर लिखने बैठूँ तो मुझे दिखेगा ये t² i कैप प्लस t³ j कैप, ये मुझे दिख रहा है। और फोर्स वेक्टर मुझे पहले से पता है, फोर्स वेक्टर है 2t i कैप प्लस 3t² j कैप। देखो दोनों आई जे के फॉर्म में आ गया तो मुझे एंगल पता करने की ज़रूरत नहीं है, तो इंस्टेंटेनियस पावर हो जाता है F.V। तो F.V करते हैं, जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, आई कैप के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। t² इंटू 2t क्या हो जाता है, 2t³ है ना। और फिर जे कैप के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं t³ एंड 3t², तो ये हो जाती है प्लस 3t5, और ये मेरा आंसर हो जाता है। सब ऐसा ही में था तो मैं इसे वॉट लिख देता हूँ, तो 2t³ प्लस 3t⁵, तो ये मेरा आंसर सी राइट है। तो सेकंड का आंसर मेरा हो गया सी। ओके, सिंपल। और ये सब देखो नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझेंगे, है ना। तो बहुत सारे बच्चे ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बिल्कुल ही भूल के एग्जामिनेशन में जाते हैं, तो बेसिक इंटीग्रेशन तो आपको आता है, राइट। ये बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन था यहाँ पे। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, what is the minimum velocity with which a body of mass m must enter a vertical loop of radius r so that it can complete the loop? ओके, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सबको याद रहता है। तो पहले मैं सारे केसेस, यहाँ पे 4-5 केसेस होते हैं, वो आपको समझा देता हूँ। ठीक है, पहला केस, फिर मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा दूँगा। ये मैं जानबूझ के आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम वाला केसेस होते हैं ना, स्ट्रिंग में बॉल है, इसकी कितनी वेलोसिटी दिया जाए तो पूरा चक्कर आ जाए, तो इसकी वैल्यू आपको याद होगा, मिनिमम यू की मिनिमम वेलोसिटी जो होनी चाहिए √5gr होना चाहिए, राइट। तो ये पूरा कंप्लीट सर्कल कर देता है। ऐसा क्या ऐसा केस होता है जब आप एक सर्कुलर लूप हो और इसके अंदर आप, जैसा ये वाला केस है, यहाँ पे पार्टिकल को क्या यू मिनिमम देंगे, तो इसका भी आंसर आप जानते हैं, इसका आंसर √5gr होती है। इतना आप देंगे तो ये पूरा अंदर पूरा चक्कर कंप्लीट कर पाएगा। ऐसा क्यों होता है वो मैं समझाऊंगा आपको। अब देखिए, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग, यहाँ पे ये जो था ये क्या थी, स्ट्रिंग थी। अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि लाइट रॉड ले लूँ, है ना, और उसमें ये मास m लगा दो, ये लाइट रॉड है। इस केस को इफ आपको याद हो, क्लास में तो ये समझाते हैं हम लोग पूरा डिटेल, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाले इक्वेशन में, राइट। तो यहाँ पे आपकी इसकी जो वेलोसिटी की मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होती है वो √4gr होती है। और ऐसा ही केस कब होता है देखेंगे, तो ऐसे एक ट्यूब बना लिया, इसके अंदर एक और ट्यूब है, ये ट्यूब हो गया, राइट। और यहाँ पे मान लो कोई पार्टिकल है ना, और इसकी क्या वेलोसिटी दी जाए जिससे ये पूरा चक्कर हो जाए, तो इसमें मिनिमम वैल्यू होती है √4gr। ये 4 केसेस तो आपको हमेशा याद रखना ही चाहिए, है ना। एक और केस होता है, और वो केस होता है यही वाला, इसी में कि उसमें एक आपको उसमें आपको एक सर्कुलर लूप दे दिया जाएगा और इसमें एक रिंग फंसा दिया जाएगा और आपको यू मिनिमम की वैल्यू पूछी जाएगी। फिर इसका भी आंसर √4gr है ना। तो देखिए, ये दोनों को आप एक जैसा केस मान सकते हैं और ये तीनों एक जैसे केस। ये पांचों क्वेश्चन का कंप्लीट लूप करने के लिए आपको आंसर याद होना चाहिए, पहले से आप क्लास में करते हैं ये सारी चीज़ें। ओके, अब मुझे जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं इसे प्रूव करके बता देता हूँ, ओके, ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। चलिए, तो मेरा क्वेश्चन था ऐसा, एक लूप है, यहाँ पे मास m है और इसकी u मिनिमम निकालनी है। सपोज ये u से थ्रो किया गया और इसको कंप्लीट लूप पूरा करना है, तो इसका मतलब यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा, है ना, यहाँ तो आना ही पड़ेगा। सपोज यहाँ जब आया, इसकी वेलोसिटी v है, और इफ कंप्लीट लूप करता है तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे नॉर्मल आना चाहिए, है ना। यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, दैट इज़ द कंडीशन, राइट। सपोज मैंने इसे a पॉइंट बोला है तो b पॉइंट लिखूँ, तो कंप्लीट लूप का कंप्लीशन ऑफ लूप आप लिखेंगे, इसकी बेसिक कंडीशन क्या होती है, आप लिखेंगे एट b नॉर्मल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये होती है बेसिक कंडीशन, राइट। अदरवाइज क्या होगा,
कि इसके पहले ही इफ़ ज़ीरो हो जाएगा तो वहाँ से बी तक आएगा नहीं, तो वहाँ से ये गिर जाएगा, तो आपका लूप कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये कंडीशन आपको समझना चाहिए। ओके, अब देखते हैं बी पॉइंट पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। बी पॉइंट पे तो mg फोर्स नीचे लग रहा है और नॉर्मल फोर्स भी ये जो है नीचे ही लगाएगा, राइट। और इफ़ ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो इस जगह पे सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, आप जानते हैं फोर्स इक्वल टू m इंटू ए लिखते, तो फोर्स की वैल्यू क्या है mg प्लस n, और m इंटू वहाँ पे वेलोसिटी v है तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन क्या हो जाती है mv स्क्वायर v स्क्वायर r, है ना, इसमें m ऐसे लिखते हैं, राइट। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है, ये दिख रही है mv स्क्वायर बाय r माइनस mg, तो मैंने ये पहला कंडीशन लिख दिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ए एंड बी के बीच में, बिटवीन ए एंड बी, या तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लीजिए या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लीजिए, जो चाहिए आपको, जो जिसकी अच्छी प्रैक्टिस हो वो लगा लीजिए। चलो मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लेता हूँ। ये क्या होता है, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल, यू फाइनल प्लस के फाइनल, सिंपल। तो यू इनिशियल यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहा है तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप किसी भी लेवल को अपनी मर्जी से रेफरेंस लेवल ले लीजिए, तो इसको मैंने रेफरेंस लेवल ले लिया, लेफ्ट रेफरेंस लेवल, और रेफरेंस लेवल पे कोई पार्टिकल है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को आप जीरो लिख देते हैं, ठीक है। और इस रेफरेंस लेवल से ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh लिखते हैं, और इससे नीचे जाएंगे तो माइनस mgh लिखते हैं, सिंपल। यहाँ पे हम लोग कहाँ गए, ऊपर गए हैं, राइट। तो मुझे इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है इस जगह पे, तो मैं प्लस लिखूँगा mg, और रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है, तो ये 2r ऊपर है तो मैं 2r लिख लेता, राइट। इस केस के लिए मेरा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये है और ये फाइनल है, क्योंकि ए इनिशियल पोजीशन है और बी मेरा फाइनल पोजीशन, राइट। अंडरस्टूड कैसे मैंने किया, चलो लिख लेते हैं फिर से। तो u इनिशियल मेरी ज़ीरो हो गई और काइनेटिक एनर्जी तो हाफ m u स्क्वायर हो जाती, एंड u फाइनल जो हो जाती मेरी 2mgr होती, राइट। एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाती हाफ mv स्क्वायर, राइट। क्लियर है। यहाँ से आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, u स्क्वायर इज इक्वल टू 4gr प्लस वी स्क्वायर हो गया, राइट। तो यहाँ से मैं इफ़ वी स्क्वायर निकालूँ तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 4gr, राइट। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। मैं इसे यहाँ पे पुट कर दूंगा, मैं क्या लिखूँगा, n इज इक्वल टू m बाई आर, वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 4gr माइनस mg, राइट। तो आपको दिख रहा होगा n की वैल्यू जो है m यू स्क्वायर बाय आर माइनस 4mg माइनस mg है ना। मीन्स हो गया n इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय आर, है ना, और माइनस 5mg, और हम लोग जानते हैं ये कंडीशन होती है, राइट। तो मैं बिल्कुल बेसिक से सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप जानते हैं n शुड बी ग्रेटर देन एट b, तो n तो मैं b पे ही निकाला हूँ, राइट। तो आप लिखते हैं एम यू स्क्वायर बाय आर माइनस 5mg शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से आपको दिख रहा होगा u इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5gr, राइट। अब इसको रीड करिए, क्या बोलेंगे, u इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट। इसका मतलब u की वैल्यू अंडर रूट 5gr होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो रूट 5gr होनी चाहिए। तो ये तो हम लोग पहले से जानते थे, लेकिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको समझ लिया, है ना। और मैंने 5 केसेस आपको स्टार्ट में बता भी दिए, तो उसको भी आप याद रखेंगे। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4, पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम्स। ओके, लिखते जाते हैं हम लोग। मास जो है इन्होंने 10 ग्राम दिया है, और ऐसा यूनिट में ये 1/100 kg हो जाता है, राइट। मूव्स along a radius 6.4 centimeter with a constant tangential acceleration। ओके, constant tangential acceleration भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, राइट। तो रेडियस आपको गिवन है 6.4 सेंटीमीटर, तो आप इसको लिख सकते हैं 64/10 सेंटीमीटर, और मीटर में लिखते हैं तो 64/1000 मीटर, राइट। मीटर में हो गया। और एक्सलेशन जो टेंजेंशियल एक्सलेशन है इन्होंने कहा है ये कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हो सकता है, राइट, डायरेक्शन तो होगी नहीं। तो ये एक्चुअली कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सलेशन इज कांस्टेंट। इन्होंने पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सलेशन, ओके, इफ
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बिकम्स दिस मच एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन। ओके, सेकेंड रिवॉल्यूशन के बाद आपकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। ओके, तो सेकेंड रिवॉल्यूशन करे, 2 चक्कर लगाए सर्कल में जिसकी रेडियस r है, 2 चक्कर लगाए तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी? s डिस्टेंस में लिखा, मैं लिख देता, रुको, मैंने लिखा डिस्टेंस। सपोज डिस्टेंस को मैं यहाँ से s से लिखूँ तो आप कहेंगे 2 पाई r एक चक्कर में, तो ये 4 पाई r हो जाता है, राइट? इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता हो। ओके, अब कांस्टेंट 80 हो, कांस्टेंट 80 हो तो हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला जानते हैं। जो भी आपने कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का आपने इक्वेशन पढ़ा था 1D मोशन में, वो सब यहाँ पे लगा सकते हैं। सिर्फ ये याद रखना, ये जो 80 है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन है, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है, ये नेट एक्सेलेरेशन नहीं है पार्टिकल का। ओके, और यहाँ पे डिस्टेंस यूज़ करना होगा, एस की जगह डिस्प्लेसमेंट यूज़ नहीं करना होगा। बेटा मैं फिर करके भी बताता हूँ आपको। 2 चक्कर के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है, ये गिवन है 8 × 10⁻⁴ जूल। ओके, इसको मैं हाफ mv² करके देखूँ, राइट? तो मुझे यहाँ से v मिलने का चांस है, राइट? तो मैं लिख दिया हाफ m की जगह 1/100 एंड v² इज इक्वल टू 8 × 10⁻⁴, राइट? तो यहाँ से देख सकते हैं v², ये 200 ऊपर जाएगा तो ये 1600 हो जाता, इंटू 10⁻⁴ हो जाता। तो ये फाइनल v की वैल्यू यहाँ से निकल जाती है, यहाँ से 40 × 10⁻², है ना, मीटर पर सेकेंड। सब ऐसा ही में लिखा है, तो इसको 0.4 मीटर पर सेकेंड भी आप बोल सकते हो, राइट? ये आ गया मुझे फाइनल वेलोसिटी। अब हम लोग फॉर्मूला में मुझे चाहिए क्या? देखो, फाइनल वेलोसिटी पता है, राइट? और मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है 0 है, राइट? है ना? डिस्प्लेसमेंट पता, डिस्टेंस ट्रेवल पता है 4 पाई r है, राइट? So can we find out the tangential acceleration? Yes, I will use the formula v² is equal to u² plus 2a tangential acceleration into s, where s is distance। ध्यान से, है ना? u 0 हो गया और मुझे 80 चाहिए, तो कहना राइट 80 will be equal to v²/2s, है ना? अब देखो v² भी पता है मुझे, v² कितनी है? 1600 × 10⁻⁴ अपॉन 2 इंटू एस। एस क्या है? 4 पाई r है। r की वैल्यू कितनी है भाई? r की वैल्यू है 64/1000, तो 1000 ऊपर चला जाता, राइट? और सब मैंने ऐसे ही में लिखा है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आता। ओके, तो आप इतनी तो कैलकुलेशन मेरे लिए कर ही सकते हैं। इफ़ यू डू दिस कैलकुलेशन तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ओके, कोई आंसर है? यस, डी आंसर हमारे पास है, तो ये डी आंसर हमारा हो जाता है। तो आप प्लीज़ डू द कैलकुलेशन। ओके, और ये याद रखना, आप नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूज़ कर सकते हो इफ़ AT इज़ कांस्टेंट। ओके, देन ओनली यू कैन यूज दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। दिस वाज द 4th क्वेश्चन, लेट्स गो टू 5th क्वेश्चन। व्हाट इज 5th क्वेश्चन? 2 identical balls A and B having velocities 0.5 meter per second and -0.3 meter per second collide elastically। इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, आइडेंटिकल बॉल है। ओके, इन 1 डायमेंशन, आपको इलास्टिक एंड 1 डायमेंशन कॉलिजन मीन्स हेड ऑन कॉलिजन है। वेलोसिटी ऑफ बी एंड ए आफ्टर कॉलिजन रेस्पेक्टिवली। अब देखो क्या क्या लिखा हुआ है कि 2 आइडेंटिकल बॉल है, मास m है, दूसरा भी मास m है, राइट? एक की वेलोसिटी है 0.5 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की माइनस में, मतलब उल्टा जा रहा है, ये है 0.3 मीटर पर सेकेंड, ऐसा लिया हुआ आफ्टर कॉलिजन। और कॉलिजन कैसा होने वाला है? इलास्टिक। ओके, तो आपको ए मान लो ये है और बी है, इन दोनों की वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन चाहिए। तो आप इलास्टिक कॉलिजन में एक नोट में लिख देता हूँ, नोट इलास्टिक हेड ऑन कॉलिजन में क्या होता है? बॉडीज interchanges their velocities। okay, if their bodies में लिख देता हूँ, प्लूरल लिख देता हूँ bodies, if their masses are same। दो जब भी बॉडी दिया जाए जिसका मास सेम हो, ओके, और इलास्टिक हेड ऑन कॉलिजन हो, मतलब देखो मास सेम होना चाहिए और इलास्टिक हेड ऑन कॉलिजन होना चाहिए, तो ये दोनों अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर देगा। इफ़ ये नोट पता हो तो मास m, ये मास m है,
ए और बी लिखा, ए बी की वेलोसिटी लेगा, मतलब ये लेफ्ट में जाने लगेगा 0.3 मीटर पर सेकेंड से, और बी राइट में जाने लगेगा 0.5 मीटर पर सेकेंड से, राइट। ओके, तो हमारा आंसर एक्सचेंज कर लेते हैं, तो -0.3 मीटर पर सेकेंड और ये 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये सी आंसर हो जाएगा। ओके, कैन आई प्रूव दिस? यस, ऑब्वियसली आई कैन प्रूव दिस, राइट। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग बेसिक स्टेप लेके कर सकते हैं सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा इसको प्रूव भी कर देता हूँ। ये जो लिखा मैंने उसको प्रूव कर लेते हैं हम लोग। इलास्टिक कोलिजन, तो मान लीजिए ए मास m है, दूसरा मास m है, ये वेलोसिटी u1 से इधर जा रही थी, u1 वेक्टर लिख देता हूँ, मैं वेक्टर लिख देता हूँ, ये u2 से इधर जा रही थी, राइट। लेट आफ्टर इलास्टिक कोलिजन इस मास का वेलोसिटी v1 हो गया है और इस मास की वेलोसिटी v2 हो गई। तो आप जानते हैं वेक्टोरियली v1 की वैल्यू u2 होनी चाहिए और v2 की वैल्यू u1 होनी चाहिए इफ़ ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो आप क्या करते हैं, दोनों को बॉडी मान लेते हैं, सिस्टम दोनों को मान लेते हैं, बोथ ब्लॉक, है ना, बोथ ब्लॉक्स। देखो मैं कॉलिजन समझा रहा हूँ फिर से, बोथ ब्लॉक्स लेंगे। आप जानते हैं कि इलास्टिक कॉलिजन है और बोथ ब्लॉक्स को आप सिस्टम मान लेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप लगा सकते हैं यहाँ पे, राइट। ये क्या होता है, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। क्यों कर सकते हैं ऐसा? जब दोनों को बॉडी आप ले लेंगे तो इनका बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये आपस में ही लगा रहे हैं फोर्स, राइट। दैट विल बी इंटरनल फोर्स। व्हेनेवर F एक्सटर्नल 0 यू कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। तो P इनिशियल क्या था सिस्टम का, mu1, ठीक है, प्लस mu2 था, राइट। और P फाइनल क्या है, mv1 प्लस mv2 है, दोनों का लिखना होगा। ये मेरा इक्वेशन 1 होता है। अच्छा mm कैंसिल ही हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो लिख सकते हैं u1 प्लस u2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ये मैं प्रूव कर रहा हूँ बट आपको याद होना चाहिए सब। दूसरा हम लोग इलास्टिक कॉलिजन में आपको याद है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, किसी भी कॉलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखते हैं v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। एंड परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ से आता है v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, और ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो जाता। एंड 1 और 2 से सॉल्व करेंगे, अपने आप आ जाएगा। देखते हैं, 1 लिख देता हूँ मैं, u1 प्लस u2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 है, और यहाँ पे आया है u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, है ना। ऐड कर लो तो क्या कट हो रहा है, u2 कैंसिल हो रहा है, लेफ्ट में 2u1 हो रहा है, राइट। राइट में देखो v1 कैंसिल हो रहा है, 2v2 हो रहा है, तो आपको दिख रहा है v2 की वैल्यू u1 आ गई है। वैसे आप v1 निकालते हो तो आपको u2 आ जाता है ना। तो आप वो कंडीशन याद रखेंगे, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कॉलिजन एंड मासेस सेम होती है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं अपने वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट, इनिशियल पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, टू दिस पॉइंट। ओके, तो मैं लिखता जाता हूँ, इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है -2i कैप प्लस 5j कैप। ओके, और फाइनल पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है 4j कैप। देखना यहाँ आई कैप गायब है ना, तो बच्चे जल्दी जल्दी में ये सब गड़बड़ करते हैं। यहाँ आई कैप नहीं है, ये जे कैप के कैप है क्वेश्चन में। और फोर्स भी आपको वेक्टर में दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन में, है ना। ये सब मीटर में। हाउ मच वर्क डन बाय फोर्स, पहले आप देखो ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है ना, सब कुछ नंबर में दिख रहा है, तो आप कह सकते हैं दिस इज द कांस्टेंट फोर्स। और कांस्टेंट फोर्स में वर्क डन क्या होता है, F.S। फोर्स तो मुझे पता है, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आप क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं निकाल सकते? यस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। वो माइनस ये कीजिए तो 4j कैप तो रह ही गया, 4j कैप प्लस 3k कैप, और माइनस करते तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, प्लस 2i कैप एंड माइनस 5j कैप होता है, राइट। तो मैं लिखता हूँ तो ये हो जाता है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, राइट। ये हो गया हमारा मीटर में, है ना, इतना मीटर। अब मुझे दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, ये F और S का। आप जानते क्या करते हैं, आई कैप की कोएफिशिएंट, यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 इंटू 2 हो जाती 8। यहाँ जे कैप 3 है, वहाँ पे -1 है, तो -3 हो जाती। के कैप यहाँ पे 0 है यानी, है ना, आप इसको 0 के कैप लिखते तो 0 इंटू 3 0 ही हो जाती। ये हो गई 5। सब कुछ SI में है तो हमारा आंसर क्या हो जाता, +5 जूल। ओके, तो ये हो जाता हमारा 6 का आंसर C, राइट। चलिए, अगर समझा ये कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन तो बहुत आ रहा है हमारे पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे स्टार मार्क रख दूँगा, स्टार मार्क। क्यों?
क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये गलत किया गया है और आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप गलत नहीं करोगे। ओके, क्या लिखा है? टू सिमिलर स्प्रिंग पी एंड क्यू हैव ए स्प्रिंग कांस्टेंट के पी एंड के क्यू। दोनों स्प्रिंग है, दोनों की स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है। मान लो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के पी है, और ये दूसरा स्प्रिंग है, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट है के क्यू। और क्वेश्चन में गिवन है के पी इज ग्रेटर देन के क्यू, ये क्वेश्चन में गिवन है। नाउ देखते हैं, दे आर स्ट्रेस्ड फर्स्ट, पहला कंडीशन क्या लिखा है? बाय द सेम अमाउंट ए, सेम अमाउंट। ओके, दूसरा में सेम फोर्स। तो पहले सेम अमाउंट देखते हैं, केस ए देखते हैं हम लोग। केस ए लिख देता हूँ मैं, केस ए। ओके, सेम अमाउंट से स्ट्रेच किया गया है, तो यहाँ से ए से, सपोज यहाँ से मान लो एक्स से स्ट्रेच किया गया है, तो इसको भी एक्स से ही स्ट्रेच किया गया है, राइट। देन दे हैव आस्क्ड यू वर्क डन बाय स्प्रिंग्स। ध्यान से समझा, वर्क डन बाय स्प्रिंग, इट इज़ वेल डिफाइंड। तो व्हाट डू यू मीन बाय वर्क डन बाय स्प्रिंग? बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ये होता है सिंपल। क्या होता है? इनिशियल पोटेंशियल ऑफ स्प्रिंग एंड फाइनल पोटेंशियल ऑफ स्प्रिंग। मान लो किसी को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग नहीं पता, तो वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। एक्स क्या होती है? एक्स इज इलोंगेशन और कंप्रेशन इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। याद रखना, इट्स नेचुरल लेंथ। ये सब ध्यान में रखना होता है हर एक पॉइंट को। चलिए, अब तो बहुत सिंपल है, ये नेचुरल लेंथ से एक्स एक्स दोनों गया है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग मैं निकालता हूँ पहले केस के लिए। तो मैं यू इनिशियल तो ज़ीरो ही होता, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ पे तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती, माइनस यू फाइनल मीन्स हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट, इस केस में या हर एक केस में। अब ए केस में ध्यान से देखो, ए केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग जो है पी के लिए क्या होता? तो ये होता माइनस हाफ के पी इंटू एक्स स्क्वायर, और ये वर्क डन बाय स्प्रिंग क्यू के लिए क्या होता? माइनस हाफ के क्यू एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझना है एक बात को। अब बहुत सारी जगहों पे वर्क डन बाय स्प्रिंग डायरेक्ट हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते हैं, दैट इज रॉन्ग। इट इज इन दिस केस इट इज माइनस, राइट। चलिए ध्यान से देखिए, अब जानते हैं दे हैव गिवन यू के पी इज ग्रेटर देन के क्यू। बाकी सारा पार्ट सेम है, बट यहाँ पे माइनस साइन है, तो ऑब्वियसली के वर्क डन बाय पी इन द पी केस विल बी लेस देन वर्क डन बाय क्यू ना। ये देखो पी ज़्यादा है तो -4 होगा, तो ये -2 होगा, राइट। तो ऑब्वियसली -2 इज ग्रेटर देन -4, तो ये होगा वर्क डन बाय पी इज लेस देन वर्क डन बाय क्यू। तो यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है मुझे, डी ऑप्शन, बस यहीं पे मैं टिक कर लेता हूँ, यही मेरा आंसर होता है। दूसरा किसी में ऑप्शन में नहीं है, खत्म कहानी, आगे बढ़ जाते हैं, राइट। ओके, अब सेकंड केस में आते हैं। मैं ये पूरा खाली कर देता हूँ, फिर मैं सेकंड केस आपको समझाता हूँ। अब दूसरा केस क्या है? केस बी में इन्होंने कहा है कि स्प्रिंग को सेम फोर्स से स्ट्रेच किया गया है, मतलब इन्होंने इसमें भी एफ फोर्स लगाया है पी वाले में, तो इन्होंने कहा कि क्यू वाले में भी इन्होंने सेम फोर्स लगाया है, एफ ई फोर्स लगाया है। अब जानते हैं फोर्स इफ लगाओगे तो ये स्ट्रेच होगा, और कितने से स्ट्रेच होगा? तो एफ इज इक्वल टू, आप जानते हैं के इंटू एक्स होता है, तो स्ट्रेच कितनी होगी? एक्स, एफ बाई के, राइट। और हम लोग जानते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग इनिशियली इफ नेचुरल लेंथ पे हो तो ये हो जाती थी -12 के एक्स स्क्वायर, राइट। यहाँ पे फॉर्मूला रखते थे -k/2, एक्स स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं एफ स्क्वायर बाय के स्क्वायर, ये हो जाती है -f²/2k, राइट। तो ये वर्क डन बाय स्प्रिंग हो गई। अब दोनों केस में चलते, वर्क डन बाय पी क्या हो जाती है? -f²/2kp, राइट। और वर्क डन बाय क्यू क्या हो जाती है? -f²/2kq, ओके। अब देखो p बड़ा है तो ये माइनस को छोड़ के सोचते तो ये वाला छोटा हो जाता, बट माइनस में छोटा तो बड़ा होता है, राइट। -2, मान लो ये -2 आता तो ये -4 आ जाता है, ऑब्वियसली ये बड़ा होता है, राइट। अब लिखते हैं WP इज ग्रेटर देन WQ, राइट, सेकेंड केस में। अब दिख रहा है यहाँ पे सेकेंड केस में ये है और फर्स्ट केस में ये था, तो हमारा आंसर डी है। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में सी लिखा रहेगा, बट वो रॉन्ग है,
ओके, क्यों रॉन्ग है ये समझना चाहिए. वर्क डन बाय स्प्रिंग इज वेरी क्लियरली डिफाइंड एज इनिशियल पोटेंशियल ऑफ स्प्रिंग माइनस फाइनल पोटेंशियल ऑफ स्प्रिंग, राइट. दिस इज वेल डिफाइंड. ओके, चलिए आगे चलते हैं. Eighth question. A block of mass 10 kg moving in x direction with a constant speed of 10 meter per second. ओके, पहले 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा. चलो डायग्राम बना लेते हैं. एक 10 kg का ब्लॉक था और वो इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था. 10 kg का ब्लॉक, राइट. इट इज़ सब्जेक्टेड टू रिटार्डिंग फोर्स. मतलब रिटार्डिंग फोर्स का मतलब होता है जिधर जा रहा है उसके उल्टा फोर्स लग रहा, मतलब इसमें फोर्स पीछे लग रहा हुआ, राइट. इन्होंने फोर्स दे दिया है 0.1x, फंक्शन दे दिया है, राइट. हाँ, जूल पर मीटर में न्यूटन ही होता है तो न्यूटन ले लो. ड्यूरिंग इस ट्रेवल फ्रॉम x इज इक्वल टू 20 टू x इज इक्वल टू 30. मतलब 20 से 30 के बीच में, यहाँ पे x इज इक्वल टू 20 है तो x इज इक्वल टू 30 के बीच में ये फोर्स लग रहा होता है इस 10 kg पे. ओके, तो आपसे पूछा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताइए. इस जगह पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, वेलोसिटी नहीं पूछा, सिंपल है, राइट. तो कर लेते हैं. तो इस फोर्स का पहले वर्क डन निकाल देते हैं इस पार्टिकल पे, बॉडी पे क्या है, राइट. तो वर्क डन, ये देखो फोर्स कांस्टेंट या नॉन कांस्टेंट है. नॉन कांस्टेंट, देखो फोर्स क्या है 0.1x है, तो नॉन कांस्टेंट फोर्स है. तो इस केस में आप क्या लिखते हैं, dw इज f dx, राइट. तो ये जाती 0.1x dx, राइट. टोटल वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dw, तो आप लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0.1x dx, राइट. क्योंकि 0.1 बाहर चली जाती है, ये हो जाता है x dx. x वेरिएबल है ना. यहाँ पे वेरिएबल क्या दिख रहा है, x. d के बाजू में दिखे वही वेरिएबल है. तो आप देखो कहाँ से कहाँ, x की वैल्यू 20 से 30 जाना है तो लोअर लिमिट 20 लिख लेते, अपर लिमिट 30 लिख लेते, राइट. चलिए यहाँ तक क्लियर है. तो वर्क डन क्या लिख लेते, 0.1 को 1/10 लिख लेता हूँ. ये क्या हो जाती है, x²/2 हो जाती है, राइट, अपॉन 2. ये 30 एंड ये 20. 2 बाहर कर लो तो 1/20. 30 का स्क्वायर 900 माइनस 20 का स्क्वायर 400. ये अंदर में 500 दिख रहा है, 520 क्या जाती है 25 जूल. तो इस और एक गड़बड़ी कर दी मैंने, एक गड़बड़ी. देखो डिस्प्लेसमेंट राइट में है और वर्क डन पीछे हो रहा है. तो आप जानते हो ये होता है f.ds, राइट, ds, राइट. तो एंगल क्या आ जाते हैं 180 डिग्री. तो f dx cos थीटा लिखते हैं ना, cos 180 -1. तो यहाँ पर सब जगह -1 लिख देते हैं, -1 मतलब माइनस यहाँ कर देते है ना. सॉरी, इसको आप गलत ठीक कर लेंगे. तो ये -25 जूल होती है. ओके, तो वर्क डन बाय दैट फोर्स इज -25 जूल. अब हम लोग लिख देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, एक ही फोर्स है तो उसका वर्क डन फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो वर्क डन तो मुझे मिल गया -25. फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर. मास 10 है और वेलोसिटी 10 था, 10 का स्क्वायर. तो कैन आई राइट -25 इज इक्वल टू kf माइनस, देखो 100,000/2 मीन्स 500, राइट. तो k फाइनल जो होती है 500 माइनस 25 तो 475 जूल होती है, राइट. तो हमारा आंसर है 475 जूल. वर्क एनर्जी थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओके, और यहाँ पे देखो फिर से इंटीग्रेशन आ ही गया, ओके. तो ये सब सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे. और हाँ, यहाँ मेरी तरफ भूलेंगे नहीं, f.dx है तो ये f dx cos थीटा होता है. यहाँ पे देखो फोर्स लेफ्ट में और ये जा किधर रही होगी, राइट में. तो 180 डिग्री है तो आप क्या लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, f dx cos 180 डिग्री. cos 180 डिग्री -1 होती है तो -f dx हो जाता है, ठीक है. चलिए ओके, तो हमारा आ गया ये क्वेश्चन नंबर 8 था, राइट. चलिए अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में. What is question number 9? Very interesting question. Very interesting question. Okay. Mass m. It is driven by a machine which delivers the constant power k watts. Okay. If particles start from rest, the force on the particle at time t is. Okay. ध्यान समझना, यहाँ ध्यान देना. Start from rest. ये छोटी छोटी बातों को समझो. स्टार्ट 0 है और इस पर कोई भी फोर्स लगाओगे, जिधर फोर्स लगाओगे ये उधर ही चलने लगा, मीन्स आगे चल के इसकी वेलोसिटी इधर ही आने वाली है. तो इसके इसमें पावर क्या लिखते हैं आप, f.v लिखते हैं आप. इंस्टेंटेनियस पावर क्या लिखते हैं, f.v, है ना. तो आप लिखते हैं fv cos 0, है ना. तो ये हो जाती है fv. तो मुझे पावर मिल गया fv इस केस में, है ना. ठीक है. अब देखो पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है. इसका मतलब u आपको 0 दिया हुआ है ना.
पार्टिकल का मास आपको m दिया हुआ है और पावर की जो मैग्नीट्यूड है वो आपको k दी मैंने, ये भी दी मैंने। आपको क्या पूछा है, फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फोर्स आपको टाइम के टर्म्स में चाहिए, ये आपसे पूछा गया। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो कैसे करते हैं, या मैं एक्सेलेरेशन फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लूँ तो उसमें मैं मास से मल्टीप्लाई करूँगा तो फोर्स आ जाएगा, राइट। चलिए, पावर कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू k लिखी हुई है। फोर्स को क्या मैं मास इंटू एक्सेलेरेशन लिख सकता हूँ, एक्सेलेरेशन को क्या मैं dv/dt लिख सकता हूँ, यस, इंटू v, राइट। अब ध्यान से देखें, v dv रहने देता हूँ एक साइड, v dv, m नीचे आ जाता, ये k/m और dt ऊपर चला जाता। यहाँ से बेसिकली कर क्या रहा हूँ मैं वेलोसिटी टाइम का फंक्शन ले आऊँगा, और वेलोसिटी टाइम का फंक्शन इफ आ जाता है तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, एक्सेलेरेशन टाइम का फंक्शन आ जाएगा, मास से मल्टीप्लाई करूँगा, फोर्स आ जाएगा, राइट। ये k/m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो t=0 पे अपने को गिवन है वेलोसिटी 0 है, t=t पे वेलोसिटी v है। जब आप लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे तो ये v²/2 और हो जाएगी km/t। तो मुझे यहाँ से वेलोसिटी मिल जा रही है, वेलोसिटी आप देखेंगे √2k/m t भी अंदर है, राइट। ये वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। तो क्या मैं एक्सेलेरेशन फंक्शन ऑफ टाइम ला सकता हूँ, बिल्कुल ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते, चलिए लाते हैं। एक्सेलेरेशन क्या होता है, dv/dt, राइट। अब जो भी कांस्टेंट बाहर, तो आप देखो √2k/m जो है बाहर आ जाता, अंदर में बचता है √2 को t⁻½ लिख सकते हो आप, dt। सिंपल, ये देखो डिफ्रेंशिएशन सिंपल है, और ये सारे क्वेश्चंस मेडिकल में आ चुके हैं, इसका ध्यान रखना है ना। मेडिकल के बारे में लोग सोचते हैं कि कुछ भी आ जाता है, ये सब आते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन, ओके। और ये t⁻½ हो जाता, मतलब √t नीचे आ जाता है ना, ओके। आपको इतना समझ में आया होगा। इसको मैं करूँ तो ये हो जाता k/2m और t नीचे आ जाता है ना, राइट। तो ये एक्सेलेरेशन हो गया। तो फोर्स क्या होती, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो m लिख लिया, यहाँ पे √k/2m है, और वो √t नीचे में उसको t⁻½ लिख सकते हैं, ये सब आता होगा आपको। m को अंदर ले जाओगे तो ये km/2 इंटू t⁻²। थोड़ा बहुत अलजेब्रा जब छोटा छोटा बात आप 9-10 से जानते रहते हैं। तो ये मुझे दिख रहा है ए ऑप्शन, एंड दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अब क्या किए, यही सेम प्रोसेस होगा वेलोसिटी टाइम का फंक्शन निकालने के लिए, यही सेम प्रोसेस होगा एक्सेलेरेशन टाइम का फंक्शन निकालने के लिए, यही सेम प्रोसेस होगा फोर्स टाइम का फंक्शन निकालने के लिए। कभी और भी पूछा जाए तो आप इसे कर पाए, ओके। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 10, 2 particles of masses m1 m2 move with the initial velocity u1 u2. On collision, one of the particle gets excited to higher level after absorbing energy E. Okay. If final velocity of particle is v1 v2, then we have. सिंपल है, यहाँ तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है आपको। आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए, लगाइए। आप इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी कह देते हैं, राइट। तो पहला पार्टिकल जो है वो मास m1 है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, ये लिख देते हैं। दूसरा जो है m2 है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 थी, वो लिख दिए। अब देखो इसमें से एक पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी v1 है, तो m1 v1² लिख दिए। दूसरा जो है m2, उसकी वेलोसिटी v2²। ये तो हो गया, बट उसी पार्टिकल में वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, मतलब कुछ एनर्जी वही है। तो कितनी एनर्जी है, तो एटा कर दो, आप ई लिख दो, जो भी लिखना लिख दो। ये हो गया मेरा इक्वेशन। ये इक्वेशन में मुझे दिख रहा है कौन सा, ये तो रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, हाँ ये वाला राइट दिख रहा है, सी। बस इसने क्या किया, इस एटा को इधर ले आया तो माइनस में आ जाता। आप देख सकते हैं सी इज़ राइट ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स गो टू 13 क्वेश्चन, ओके। बेसिकली ये जो 13 क्वेश्चन है मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से सॉल्व करूँगा, ओके। तो बेसिकली इसको रोटेशन में मैं सॉल्व करूँगा। चलो आ गया तो मैं यही सॉल्व कर लेता हूँ, ओके। क्वेश्चन क्या है, देखिए, मास m मूव्स इन द सर्कल ऑफ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, स्मूथ है मीन्स देयर इज नो फ्रिक्शन, विद द वेलोसिटी v0 एट द रेडियस ऑफ r0. द मास इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग विच पासिस थ्रू द स्मूथ होल। देखो कहीं फ्रिक्शन नहीं है, एज सोन इन द फिगर। ये ऐसे चक्कर लगा रहा होगा और आर है और ये स्ट्रिंग से नीचे जुड़ा हुआ है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली।
ओके, ये टेंशन बराबर बढ़ाते जा रहे हैं. फाइनली एम मूव्स इन द सर्कल ऑफ रेडियस आर नॉट बाई 2. ओके, तो देखो ये सर्कल मैं बना लेता हूँ. ये सर्कल ऐसा था. ओके, ये मास m थी, ये स्ट्रिंग था जो कि नीचे टेबल से ऐसे निकला हुआ था. राइट, ऐसे निकला हुआ था टेबल से. ओके, और इसकी वेलोसिटी थी v0 इनिशियली और रेडियस थी r. फाइनली क्या हुआ कि स्ट्रिंग को आप खींचते गए, इसकी रेडियस छोटी हो गई, r/2 हो गई. ये मास m है और इसकी वेलोसिटी सपोज यहाँ पे v है. ये स्ट्रिंग जो है ऐसे नीचे से निकला हुआ है. ये स्ट्रिंग यहाँ से ऐसे नीचे निकला. ओके, तो फाइंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी. मतलब v आ गया तो आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv² होती है. तो v निकालना हमारा काम है यहाँ पे. अब कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, समझिए आप. यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे तो लाइफ आसान रहेगी. तो मैं क्या करता हूँ, ये एक्सिस ले लेता हूँ, ये एक्सिस जो इस टेबल के बीच से जा रही है. राइट, अब इस मास पे देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. एक देखो इधर टेंशन T लग रहा होगा. राइट, दूसरा टेबल के कारण ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स और नीचे की तरफ लग रहा होगा mg फोर्स. राइट, आप जानते हैं नॉर्मल mg एक दूसरे को कैंसिल कर देता है. इफ़ आप इस एक्सिस के बाद नॉर्मल और mg का निकालेंगे टॉर्क, देखिए सब तीन फोर्स है, तीनों का निकाल के देखते हैं. नॉट टॉर्क अबाउट एक्सिस निकालते हैं. ठीक है, तो n का टॉर्क क्या होता है? n ऊपर है और ये r है, तो आप n r लिखते हैं और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो इस साइड आती है, इस साइड. ओके, mg का टॉर्क होता है mg इंटू आर होता है, mg इंटू आर. उसकी डायरेक्शन उल्टे डायरेक्शन होती है. मतलब मान लो ये x एक्सिस लिख रहा हूँ मैं, तो ये जो होता है ये माइनस y एक्सिस की तरफ होगा. तो मैं माइनस जे कैप लिखता और इसको लिखता प्लस में प्लस जे कैप. राइट, ये अब जानते हैं n और mg इक्वल है तो ये सब कैंसिल होकर जीरो हो जाता है. ये वाला पार्ट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता. अब बचा टेंशन देखो इस सेंटर की तरफ ही जा रहा है. टेंशन का टॉर्क इस सेंटर की तरफ क्या होता है? जीरो. और एक्सिस की तरफ क्या हो जाता है? उसकी का कंपोनेंट निकालना तो वो भी जीरो हो जाता है, तो वो भी जीरो. टोटल टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस इज जीरो. ओके, और जब भी किसी एक्सिस के बाद देखो टॉर्क अबाउट एक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. क्लासेस में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं. टॉर्क अबाउट पॉइंट इज डिफरेंट थिंग, टॉर्क अबाउट एक्सिस इज डिफरेंट थिंग. ओके, इस बात का आप ध्यान रखेंगे. ओके, यहाँ पे एक्सिस के बाद निकाल रहे हैं. राइट, चलिए आगे देखते हैं. तो इफ जीरो है तो हम लोग इसी एक्सिस, जिस एक्सिस के बाद टॉर्क जीरो है, वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? एंगुलर मोमेंटम वी कैन अप्लाई. ओके, लेट्स अप्लाई. क्या होता है एंगुलर मोमेंटम भाई? अब इफ आपको आता है तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग सपोज एल से लिखते हैं. दिस इज आर क्रॉस एम वी होती है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ये होना चाहिए. राइट, तो पहले देखो आर था और एम वी जो थी mv0 थी, और आर और एम वी में, इस आर और एम वी में 90 डिग्री बन रहा है, तो साइन 90 1 ही हो जाता. राइट, एल फाइनल लिखते हैं. एल फाइनल मीन्स रेडियस क्या थी? r/2 थी और ये एम वी हो जाता. ठीक है, सेम फॉर्मूला लगाते. एम से एम कैंसिल, आर से कैंसिल हो रहा है. मुझे वी की जो वैल्यू दिख रही है वो 2v0 दिख रही है. अब तो काइनेटिक एनर्जी आ गया, हाफ m 2v0 का होल स्क्वायर, ये हो जाती 2mv0². राइट, तो कोई ऑप्शन दिख रहा है मुझे? सी ऑप्शन दिख रहा है, 11th का ऑप्शन सी है मेरे हिसाब से. सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर मी. राइट, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट सीखा हम लोगों ने, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालना और टॉर्क अबाउट एक्सिस. इन दोनों को आप ध्यान से आप जो भी क्लासेस में पढ़ते हैं, जिससे किसी भी सर से पढ़ते हैं तो उनके नोट्स होंगे, उसमें फिर से इसको आप रिवाइज कीजिए. ओके, now let's go to 12th number question. What is the 12th number question? Ball is thrown vertically downward from a height of 20 meter with the initial velocity v0. Okay, चलो डायग्राम बनाते जाते हैं. 20 मीटर हाइट से एक बॉल लेते हैं जिसका मास m है. ओके, और इसको वेलोसिटी v0 से हम लोग थ्रो करते हैं. ग्राउंड पे आता है, ये मेरा ग्राउंड है. ग्राउंड से ये टकराएगा. इन्होंने कहा टकराने के बाद, ठीक है, इट कोलाइड्स विद द ग्राउंड एंड लूजेस 50% ऑफ इट्स एनर्जी इन कॉलिजन. ओके,
तो मान लो यहाँ पे एक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के थी, ओके, तो बाद में जाने पे ये 50% मतलब k/2 हो जाती है एनर्जी, राइट। सिंपल, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एंड इट रीचेज टू द सेम हाइट, मतलब यहाँ आ जाता है और यहाँ पे आके वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और आप उससे एक और बात कहा है, जी को आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, ओके। तो आपको पता क्या करना है, V0 की वैल्यू, ओके। सही बात है, सिंपल है क्वेश्चन। अब देखते हैं, ये थोड़ा सा काइनेमेटिक्स लगा सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो, जो लगाना है आप लगा सकते हो और सबसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मान लो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, तो यहाँ पे नीचे ही आ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाती थी, ग्रेविटी वाली एक ही वर्क डन है। आप क्या लिखते हैं, mgh, h क्या है, ये 20 है, राइट। mgh इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी के और इनिशियल क्या है, -12 mv0², ठीक है। ये हो गया 1। अच्छा, जी की वैल्यू उन्होंने 10 कही है, तो मैं ये 10 रखता तो 200 m हो जाता, इज इक्वल टू k - m/2 v0²। ये इक्वेशन बनोगी हमारी, है ना। बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाती है, राइट, और ये h हाइट तक जा पाता है। फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए आप, ये केस सिचुएशन 1 हो गया, ये सिचुएशन 2 हो, ये इनिशियल हो गई, अब ये फाइनल हो जाएगी, राइट। तो कौन सा वर्क डन हो, ऊपर जाने वक्त वर्क डन क्या होता है ग्रेविटी का, -mgh होता है, -mgh क्या है 20, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है। फाइनल देखो वेलोसिटी 0 हो गई थी, तो फाइनल काइनेटिक 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k/2। तो यहाँ से मुझे k की जो वैल्यू आ रही है ये हो रही है 40 mg, g की वैल्यू 10 ले लो तो ये 400 m हो रहा है। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन आ गया, राइट। इसमें पुट कर दो, आप देखो V0 आ जाएगा, देखो 200 m इज इक्वल टू k की जगह 400 m माइनस m/2 V0² हो गई, राइट। तो m/2 V0² इज इक्वल टू 200 m, राइट। m से m कैंसिल हो गया, V0² इज 400, तो V0 की वैल्यू होगी 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये B मेरा आंसर होता। अच्छा, ये जो मैंने काइनेटिक एनर्जी लगाया है वर्क एनर्जी थ्योरम से 2 बार, आप इसको काइनेमेटिक्स से भी सॉल्व कर सकते थे। तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ यूज़ करना, ओके। चलिए हम लोग आते हैं 13th क्वेश्चन पे। क्या है, हार्ट ऑफ अ मैन पंप्स 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज पर मिनट, ओके। मतलब मान लो वॉल्यूम को मैं कैपिटल V लिखूँ, कैपिटल V/dt लिखूँ, तो ये जो है 5 लीटर पर मिनट है, मिनट है ना, लीटर पर मिनट है। एट द प्रेशर ऑफ दिस मच, ये प्रेशर है, तो ये आर्टरी का प्रेशर है 150 mm ऑफ Hg या मर्करी, राइट। ये प्रेशर है। डेंसिटी ऑफ मर्करी आपको गिवन है, ये गिवन है आपको 13.6 × 10³ kg पर मीटर क्यूब, राइट। और जी भी बताया इन्होंने कि भाई आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपसे पूछा गया पावर, देखो पावर के लिए भी P यूज़ करते तो यहाँ पर मैं पावर पूरा लिखता, पावर आपसे पूछा गया, राइट। व्हाट इज़ पावर एक्चुअली? तो पावर जो होता है रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क डन होता है, इंस्टेंटेनियस पावर। पावर मैं पूरा लिखता हूँ, ये तो प्रेशर से कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। ओके, ठीक है। अब इफ़ आपको थोड़ा सा फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़े होंगे, डायनेमिक्स, तो वहाँ पे आपने पूरी एनर्जी की बात सीखी होगी। तो जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता था वो P + ½ ρV² + ρgh होता था, राइट। तो हार्ट तो अपने लेवल पे ही पंप कर रहा है उसी जगह, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाता। तो आप एनर्जी को पूरा क्या लिख सकते थे, P × V, वर्क डन एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो आप dE/dt भी लिख सकते थे इसे, ठीक है। तो ये जाते dPV/dt। तो देखो यहाँ पे P जो है प्रेशर है, राइट, प्रेशर है, राइट। तो प्रेशर आप जानते हैं कांस्टेंट ही प्रेशर है, प्रेशर बारर हो जाता dV/dt। ये तो पता है मुझे 5 लीटर, और ये भी पता है मुझे, सब यूनिट चेंज करना है बस। और प्रेशर देखो 150 mm ऐसे दिया हुआ है, इसी को आप जानते हैं प्रेशर को आप ρgh लिख सकते थे। रो ऑफ Hg कितनी है, 13.6 × 10³ रो हो गया। जी की वैल्यू लिखा है 13.6 है, जी की वैल्यू 10, और H जो है 150 mm है, 10⁻³ ये आपको यहाँ से प्रेशर आ जाता न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के टर्म में, राइट। ओके, तो पावर आप दिखाना है तो पावर कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर की वैल्यू वो जो लंबा चौड़ा लिख रहे थे 13.6 × 10³ × 10 × 150 × 10⁻³
dV/dt क्या 5 लीटर पर मिनट। तो लीटर को मीटर क्यूब में रखते तो 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाता, अपॉन मिनट में 60 सेकेंड। सब SI में लिखा हुआ है, सब कुछ SI में लिखा हुआ है। तो पावर का आंसर आपको आता है वॉट में, राइट। आई होप इसको ध्यान से समझिए, इस कॉन्सेप्ट को भी समझिए। फ्लूइड डायनेमिक्स में सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, और बिकॉज नीट का एग्जामिनेशन है तो आपको तो ये नीट के हिसाब से आपको समझना चाहिए। हार्ट इज़ अ वाटर पंप, एक तरह का पंप है वो, वाटर पंप का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पढ़ते हैं, राइट। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए, ओके। सो इफ़ आई डू दिस ऑल दिस कैलकुलेशन, तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर मुझे 1.7 वाट आ जाता है। यूनिट लिखा नहीं है, बट वहाँ लिखा है वाट, इन अ वाट इज 1.7। ओके, आई होप आपको समझा कैसे कॉन्सेप्ट क्या है। फिर सॉल्व करना तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व यहीं से सॉल्व करते ना, प्रेशर रख देते, dV/dt रख देते, और यूनिट चेंज करना होता बस आपको। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 14? अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, पहले से बोल दिया फ्रिक्शनलेस सरफेस, ब्लॉक ऑफ मास m इज मूविंग विद द स्पीड v, कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर ब्लॉक ऑफ सेम मास। ओके, मास m, दूसरा वही मास m है, ओके। इसकी स्पीड जो है v थी, और इन्होंने कहा इलास्टिक कॉलिजन है, ओके, ठीक है, कॉलिजन होने दीजिए। विद विच इज इनिशियल एट रेस्ट, ये रेस्ट पे था, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद द फर्स्ट ब्लॉक मूव्स एट एंगल थीटा टू द इनिशियल डायरेक्शन, तो इनिशियल डायरेक्शन इसकी ये वाली थी, राइट, ये वाली थी, ओके। तो ये वाली डायरेक्शन से ये थीटा एंगल पे जा रहा है v/3 स्पीड से, वहाँ से ये थीटा एंगल पे, राइट। तो आपको पता करना है सेकेंड ब्लॉक की स्पीड क्या होगी। तो सेकेंड ब्लॉक जो है उसका भी मास m है, इसकी स्पीड अपने को पता करनी है। अब ध्यान से समझना, ये ऐसा कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन, हेड ऑन नहीं है, ये कैसा कॉलिजन है, ऑब्लिक कॉलिजन है। ध्यान से समझना, ये ऑब्लिक इलास्टिक कॉलिजन है, राइट। बट लकीली इन्होंने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया है। हम लोग जानते हैं इलास्टिक कॉलिजन में, कॉलिजन के केसेस में आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिंपल। तो आप क्या लिखते हैं, हाफ m v², और दूसरा तो रेस्ट पे था 0 हो जाता, ये जो है हाफ v/3 हो गया, तो v/3 का स्क्वायर, और हाफ m, और इसकी स्पीड को v' मान लेते हैं, ये v' ही निकालना है, सिंपल है, सॉल्व हो गया हमारा। तो m/2, सॉरी, आप m/2 सब जगह उड़ा लो, m/2 उड़ा लो, ये m/2 हटा लो, ठीक है। क्योंकि v² इज इक्वल टू v²/9 प्लस v'², राइट। कैन आई राइट v' इज, ये उधर जाता तो क्या हो जाता, 8v²/9, तो v' आ गया मुझे यहाँ से, क्या हो जाता, ये 2√2/3v, है ना। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है मुझे, ए ऑप्शन है ऐसा, ए को टिक कर दिया है। ओके, सिंपल, समझ में आ गया हम लोगों को क्या करना था, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना था। यहाँ पे क्या करना था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और वो भी कौन सी एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कॉलिजन, है ना, बीच में नहीं, बीच में कुछ और होता है, वो आप डिटेल में पढ़ते हैं कॉलिजन चैप्टर में, जब क्लासेस में पढ़ते हैं वो देखेंगे कभी। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में, क्या है भाई, बॉडी ऑफ मास 4m इज लाइंग इन XY प्लेन एट रेस्ट, रेस्ट पे है, ओके। चलो ऐसे 4m लिख लेते हैं, और ये क्या है, रेस्ट पे है। इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेस, ओके, 3 पीसेस में बढ़ जाता है, मास m, 2 पीसेस ईच ऑफ मास m, ये एक्सप्लोड हो रहा है, एक्चुअली ये सब हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग, मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ सेंटर मास वाले चैप्टर में। इसमें 2 मास है, n और m, ओके, मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद द इक्वल स्पीड v, मतलब मान लो ये स्पीड v से इधर जा रहा है, तो ये स्पीड v से इधर जा रहा है। तीसरा जो बचा वो क्या हुआ, 2m मास हो गया, ओके। तो आपको क्या पता करना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू एक्सप्लोजन। अब आप जानते हो कि ये जो भी एनर्जी आया है, इन सब में जो काइनेटिक एनर्जी आया है, ये कहाँ से आया है, एक्सप्लोजन के कारण आया है। तो मुझे 2m की वेलोसिटी मिल जाए तो फिर तीनों की काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दूंगा, वही आ जाएगा। और 2m की मुझे वेलोसिटी आएगी कैसे, एक्सप्लोजन इंटरनल प्रोसेस होता है, मीन्स F एक्सटर्नल यहाँ पे 0 है, तो कैन आई राइट P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, राइट, लिख सकते हैं।
पी इनिशियल क्या था, रेस्ट पे था, 4m इंटू 0 लिखते तो 0 ही हो जाता, पी फाइनल। अब देखो यहाँ 2D में जा रहा है, तो इसका मैं क्या लिखता, मोमेंटम एम वी आई कैप लिख देता हूँ। इस वाले का क्या लिखते, एम वी जे कैप, और ये पता नहीं है 2m, मैं वी वेक्टर लिख देता हूँ, राइट। ओके, तो आप क्या लिखते, 2mv प्लस एम वी आई कैप प्लस एम वी जे कैप इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से सिंपल है, सबका mm उड़ा लो, उड़ा लो, राइट। तो v डैश लिख लेता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा v में, राइट। तो 2v डैश वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाता है, माइनस वी आई कैप माइनस वी जे कैप, राइट। 2 को इधर ले आते तो ये अपॉन टू हो जाता। तो तीसरे का जो वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आ गया, उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर माइनस v बाई 2 का स्क्वायर प्लस माइनस v बाई 2 का स्क्वायर, राइट, है ना, ठीक है। तो जाती कितनी, v स्क्वायर बाई 4, v स्क्वायर बाई 4, तो v स्क्वायर बाई 8, है ना, सॉरी v स्क्वायर बाई 4, v स्क्वायर बाई 4 प्लस v स्क्वायर बाई 4, तो v स्क्वायर बाई 2 हो जाती ना, तो ये v बाई रूट 2 हो जाती है ना। ओके, तो ये होगी तीसरे की वेलोसिटी। अब डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, देखो आई कैप माइनस वी बाई 2 आई कैप है, मतलब ये इधर होता वी बाई 2 और माइनस ये कैप है तो इसकी वी बाई 2 इधर होती है, तो नेट जो वेलोसिटी होती है ये इसकी इधर होती है, राइट। तो ये 45 डिग्री होता है, एक्सेट्रा। ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मुझे तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालना, एक्सप्लोजन के कारण जो आया हाफ एम, पहले का वेलोसिटी वी स्क्वायर, दूसरे का भी हाफ एम वी स्क्वायर, तीसरे का हाफ एम की जगह 2m, मास 2m है, और इसकी वेलोसिटी v बाई रूट 2 का स्क्वायर मीन्स वी स्क्वायर बाई 2 ही हो जाता है ना। ये भी कट हो गया, देखो 3 बार हाफ एम वी स्क्वायर है, ये जाता है 3 बाई 2 एम वी स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन आ गया, तो 3 बाई 2 एम वी स्क्वायर हो गई। ओके, चलिए ये भी आंसर हो गया। 15th हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं हम लोग 16th नंबर क्वेश्चन में। ओके, व्हाट इज 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए, यूनिफॉर्म फोर्स कांस्टेंट फोर्स आ गया मेरा, एक्ट ऑन द पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, द पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम दिस पोजीशन टू दैट पोजीशन, वर्क डन निकालना है। एक्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया। देखो फोर्स पता है मुझे, ये है फोर्स वेक्टर है 3 आई कैप प्लस जे कैप, न्यूटन में लिखा हुआ है। इनिशियल पोजीशन वेक्टर भी आपको दिया है 2 आई कैप प्लस के कैप, देखो जे कैप नहीं है इसमें, और फाइनल पोजीशन वेक्टर भी आपको गिवन है, ये गिवन है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। तो डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, राइट। अब जानते हैं ये कांस्टेंट फोर्स है, तो वर्क डन क्या लिखते हैं आप, ऐसे समझो वर्क डन लिखते क्या कांस्टेंट फोर्स में, एफ डॉट एस, फोर्स आई जे के फॉर्म में पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये कर रहे हैं, वो माइनस वो करो, 4 माइनस 2 2 आई कैप हो जाता, 3 जे कैप उसमें 3 जे कैप हो जाता, और माइनस 1 माइनस 2 के कैप। आप इतना माइनस करना सीखते होंगे, राइट। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला, एफ वेक्टर और एस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाला। आप क्या जानते हो, आई कैप की कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3 है और ये 2 है, 3 इंटू 2 क्या हो जाता है 6। जे कैप यहाँ पे 1 है और जे कैप यहाँ 3 है, तो 1 इंटू 3 इज 3, और के कैप ऊपर 0 है, यहाँ पे माइनस 2 है, तो 0 हो जाता है, 0 इंटू माइनस 2, तो ये 9 जूल मेरा आंसर होता है। तो 16 का मेरे हिसाब से आंसर हो जाना चाहिए था 16 का आंसर ए, राइट। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 17। बॉडी ऑफ मास एम टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस, बॉडी ऑफ मास एम टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस से लेके जा रहा टू द हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाला ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जनरली हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं, राइट। क्वेश्चन क्या मैं समझाता हूँ। देखो, ये अर्थ है, अर्थ का सपोज कैपिटल मास एम है और इसकी रेडियस आर है। इसके सरफेस पे पहले थी पार्टिकल, तो यू इनिशियल लिख देते हैं इसको, और ये पार्टिकल ऊपर गई है, कितनी ऊपर गई है, 2 आर गई है, बहुत ज़्यादा ऊपर गई है, एमजीएस फॉर्मूला नहीं लगता है, यहाँ पे यू फाइनल हो गया, राइट। तो आपको पता करना है कि भाई यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इट इज ऑलवेज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, मतलब यहाँ भी निकालना हो यहाँ भी निकालना हो। इस तरह के केसेस में हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस जी m1 m2 बाय आर, जो भी डिस्टेंस है, स्मॉल आर, सॉरी स्मॉल आर है ना, बाहर है तो स्मॉल आर, राइट। तो u इनिशियल क्या हो जाता है, माइनस जी एम एम बाय स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, क्योंकि सरफेस पे जाए तो ये सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर है।
यू फाइनल क्या हो जाता, तो आप लिखते माइनस जी m1 m2 अपॉन सेंटर से कितनी डिस्टेंस है उसकी 3r है, राइट। यहाँ पे मैंने 3r लिख लेता, दोनों पता है मुझे। अच्छा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो सरफेस पे होता है उसकी वैल्यू आपको पता होगी gm/r² होता है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। इसलिए हम लोग डेल्टा यू निकालना था, यू फाइनल मैं लिख लेता हूँ माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m/3r एंड माइनस ऑफ इनिशियल जो है माइनस gmm/r है। ओके, तो ये देखो gmm/r प्लस में हो जाता माइनस gmm/3r है, राइट। तो आपको दिख रहा होगा 2/3 इंटू, है ना, gmm/r है। अच्छा, gm को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो gm को क्या लिख सकता हूँ, gr² लिख सकता हूँ यहाँ से, gr² इंटू m/r। तो देखो ये क्या हो रहा है 2/3 mgr। ओके, सिंपल है, 2/3 mgr, तो हमारा आंसर हो जाता है बी। ओके, सिंपल क्वेश्चन है ये, ग्रेविटेशन में जनरली हम लोग पढ़ते हैं इस तरह का कॉन्सेप्ट, राइट। 18th, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ फोर्स इज गिवन। आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, ये फंक्शन लिया है, लिख लेते हैं u इज इक्वल टू a/r² माइनस b/r। ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एंड r इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ फील्ड। ओके, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, देखो यहाँ टर्म आ रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम, द डिस्टेंस इज, तो आपको क्या पूछा क्वेश्चन, देखो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको पता करना r की वैल्यू क्या है। ओके, तो आप समझो पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है, फंक्शन वाइज इक्विलिब्रियम ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे u जो हो मिनिमा, राइट, u मिनिमा। और u मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, याद करो मिनिमा मैक्सिमा का स्टेप आप पढ़ते हो, स्टेप 1 में क्या करते हैं आप, du/dr को 0 के इक्वल कर लेते हैं। ओके, तो स्टेप 1 कर लेते हैं, चलिए, तो du/dr को 0 के इक्वल करते हैं। तो ये u को आप डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए था आपको यहाँ पे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर लूँ क्या, एक बार करके बता दूँ क्या, चलो मैं कर लेता हूँ डायरेक्ट, a-2/r³ हो जाता, ये देखो माइनस है, b/r का मैं करता तो b बाहर आ जाता, इंटू -1/r² हो जाता, इज इक्वल टू 0, राइट। तो आप इसको कह सकते थे b/r² इज इक्वल टू 2a/r³, राइट। और क्या लिख सकते हैं इसको, देखो b/r³ माइनस 2a/r² इज इक्वल टू 0, राइट। सिंपल है, पूरा मैथमेटिकली करूँ तो मैं r² कॉमन लेता तो क्या लिखते, br माइनस 2a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो r के दो सोल्यूशन आएंगे, एक आएगा r इज इक्वल टू 0 इसके लिए, और इसके लिए जो r आएगा वो आएगा 2a/b आएगा, है ना, 2a/b आ रहा है। यहाँ तक आपको समझा, दो सोल्यूशन r के आ चुके हैं। ओके, यहाँ जनरली आप बच्चे क्या करते हैं गलती से, ये r² से r कैंसिल कर देते हैं और आपका r का एक ही सोल्यूशन आता है, यही सोल्यूशन आता है, तो आप रैंडमली राइट हो जाते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा 2a/b, राइट, बट रैंडमली आ जाता है आपका। तो आप इस तरह का मैथमेटिकल इफ़ गलती करेंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। तो स्टेप 2 क्या होता है, यानी आप इसी को इक्वल टू कर देना, आप कहते हैं कि सर r² r कैंसिल कर दिए, r की वैल्यू 2a/r आ गया, एक ही सोल्यूशन r का है, इसलिए मुझे मिनिमा चेक ही नहीं करना पड़ेगा, तो आप गलत हो जाते हैं। मिनिमा चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, u को 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये जो भी आया था, ये एक बार डिफ्रेंशिएशन के बाद आया था, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक है, तो -2a हो जाता, और ये -3/r4 हो जाता, ठीक है, ये प्लस b था, ये r -2 मीन्स -2/r³ हो जाता। इसको मैं लिखता तो -6a/r4 -2b/r³ है। ओके, अब ध्यान से समझना आप, d²/dr²। मिनिमा के केस में क्या होना चाहिए था, ये मिनिमा के केस में जो डबल डिफ्रेंशिएशन जो था उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पहले r0 रख के देखोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो ये तो r0 इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, यहाँ से पता चलता है, राइट। ठीक है, मिनिमा के केस में आप जानते हैं, मिनिमा के केस में जो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव स्लोप बढ़ाता है, यानी स्लोप बढ़ रहा होता है, राइट। मिनिमा के केस में ये पॉजिटिव
होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो आप चेक कर लो यहाँ पे। तो पहले आर की वैल्यू रखते हैं आप, ये 2a बाय आर की वैल्यू क्या आई थी मुझे, हाँ 2a बाई बी, यहाँ पे 2a बाई बी रखते हैं या 2a बाई बी रखते हैं, राइट। ये पूरा का वैल्यू देख के देखना पड़ेगा आपको, राइट। और फिर देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। और इफ़ नेगेटिव होती है, ठीक है, डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर इफ़ नेगेटिव होती है तो वो मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव होती है तो मिनिमा होता है, ठीक है। तो आप ये मिनिमा वाला ही केस होगा यहाँ पे। दूसरे सोल्यूशन ये कैंसिल होगा, ये हो गया, राइट। हम लोग यहाँ पे इसको बी को लिख देते हैं, राइट, ओके। तो मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना, लग से आपका आंसर आ जाता है 2a बाई बी। आपका तो सिंगल सोल्यूशन, आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बट इस क्वेश्चन में 2 सोल्यूशन आ रखा, इसको आप ध्यान रखेंगे मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट। आ जाते हैं 19th वाले में। Potential energy of system increases if work done by system against a conservative force. Okay. आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जाते हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है क्या, देखते हैं। एक एग्जांपल लेके कर लो ना। मान लो सरफेस है, सरफेस से जब आप ऊपर जा रहे होते हैं, राइट, है ना, तो आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे mg नीचे लग रहा होता है। लेकिन जब ऊपर जा रहे होते हो तो आपका देखो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा होता है सिस्टम का, है, नीचे से ऊपर ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का बढ़ता है। तो आप क्या कहते हैं, अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। जब आप, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज इफ वर्क इज डन बाय सिस्टम अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब आप कंजर्वेटिव फोर्स के उल्टा जा रहे होते हैं, ओके। तो सिंपल आंसर था इसका 19 का ए, ओके। समझा, इसको तो सॉल्व भी नहीं करना, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, फोर्स F ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विद द डिस्टेंस d एज शोन इन द डायग्राम। देखो यहाँ से शुरू हुआ, उसके पहले है ही नहीं, यहाँ से शुरू है और यहाँ गया, ऐसे ऐसे गया है ना, उसके उधर नहीं है। वर्क डन ऑन अ पार्टिकल ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर। तो 3 से 12 मीटर के बीच में आपको वर्क डन निकालना है, ये 12, ओके। मैं डायग्राम बना देता हूँ आपको अच्छे से ताकि आपको क्लियर हो जाए। फोर्स न्यूटन में लिखा हुआ है आपको, और ये जो है मीटर में लिखा हुआ है, और ग्राफ जो स्टार्ट हो रही है ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऐसा और ऐसा है। ये 3 है, ये 7 है, और ये 12 है, और ये 2 है। तो आपको वर्क डन निकालना है। तो आप जानते हैं वर्क डन जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स होता है, राइट। और इसी को आप क्या कहते हैं, एरिया अंडर एफ वर्सेस एक्स, वही निकालना आपको, एरिया अंडर। तो आप इसके अंदर एरिया क्या होता है, यही एरिया होता है, राइट, इसकी एरिया। ये कैसा स्ट्रक्चर बना है, ट्रेपेजियम, तो वही इसकी एरिया, ट्रेपेजियम की एरिया क्या होती है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक साइड ये है, देखो ये 3 to 7 के बीच में ये 4 हो जाता है, ये लेंथ, राइट। ये 3 to 12 के बीच में तो 9 हो जाता। तो एक पैरेलल साइड 4 है, दूसरा 9 है, इंटू हाइट, हाइट कितनी है, 2 है, ओके। तो ये क्या हो रहा है, 13 जूल। तो हमारा आंसर हो जाता है 13 जूल। देखो सारी वैरायटी आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आ गया, ओके। सो आई होप दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर, ओके। आई मेक द सेकेंड पार्ट ऑल्सो। आई होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। आप लाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो। आप बार बार रिवीजन कीजिए, एंड टाइम में इफ़ आप इस बार के लिए नीट के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। इट विल गिव यू द रियल फ्लेवर ऑफ द नीट। एंड आप एंड टाइम का जो रिवीजन है नीट के अकॉर्डिंग आप कीजिए, उससे बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। आप ऐसा नहीं कि IIT एडवांस के क्वेश्चन लेके बैठ गए, बहुत ही कम, ऐसा नहीं कि बोर्ड्स पढ़ के चले गए। आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन, एरिया अंडर कर्व सब आ रहा है यहाँ पर, राइट। आप बिल्कुल ही बोर्ड्स लेवल का पढ़ के जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन छूटने के डर होंगे, ओके। और बिल्कुल ही एडवांस लेवल करने जाएंगे तो उतना टाइम ही नहीं है आपके पास। तो यू नीड अ बैलेंस, एंड बैलेंस आपको क्या बताता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको समझ में आता है व्हाट इज़ द रियल बैलेंस, ओके। आई होप, ओके, चलो, ओके, बाय बाय, थैंक यू।